नमस्कार, मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। आपके लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सैन्य कर्मियों से जुड़े कानूनों के बारे में बताएंगे। हम आपको आर्मी एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देंगे और आर्मी एक्ट से जुड़े तमाम पहलुओं की ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अगर आपका आर्मी एक्ट से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फ़ोन करके हमसे राय ले सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। 012061279370, 012061279338। आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे लीगल एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। आपकी कोई भी कानूनी मसला है और आपको कानूनी राय लेनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं इन नंबर पर और कॉल कर सकते हैं। लीगल एक्सपर्ट से भी आप बात कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर। चलते हैं ऋषिपाल सिंह जी की तरफ, जो कि आज हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं। सर, कौन लोग जी आर्मी एक्ट के तहत आते हैं? कौन कौन लोग हैं जो कवर होते हैं इसमें? जी देखिए, सशस्त्र जो बल एक अपने आप में जो एक कानून है, एक नियम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आप पहले समझिए कि पूरी हमारे देश में जो ये पूरी सशस्त्र सेना है, उसको कंसोलिडेट करने के लिए ये नियम बनाया गया है। जी और इसके कंसोलिडेशन में जब हम बात करते हैं तो वो अपने आप में जो लोग इसके अंडर में आते हैं, तो उसकी परिभाषा में वो लोग बड़े संकुचित रूप से नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नियमित जो सेना में जो नियमित कमीशन अधिकारी है, जी वो तो सारे होते ही हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है, वो भी होती है। इसके अलावा जो हमारी आपने देखा है कि एक रीजनल फोर्स होती है, वो भी होते हैं, उसके भी अधिकारी होते हैं। या सैन्य कानून के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसको सैन्य कानून के अंतर्गत काम करने के लिए परमिशन दी गई है, चाहे वो राष्ट्र में हो और चाहे राष्ट्र के बाहर हो। जी यानी कि वो सामान्य जो रूप से वो अपने आप में एक बहुत बड़े एक पैमाना है जिसके अंदर ये सारे के सारे लोग शामिल होते हैं। बहुत संकुचित रूप में हम ये नहीं कह सकते केवल आर्मी के अंदर मतलब एयरफोर्स में या आर्मी के अंदर। तो ये अपने आप में एक परिभाषा है, क्योंकि इनको रेगुलेट करना, इनको एक कंट्रोल करना अपने आप में एक समझ लीजिए एक समांतर एक समानांतर चलने वाली व्यवस्था है। जी जैसे हमारे देश के अंदर सिविल कोर्ट चलते हैं, सिविल व्यवस्था चलती है, ऐसे विशेष कानूनों के तहत, विशेष अधिकार और दायित्वों के तहत जो आर्मी एक्ट होता है, उस आर्मी एक्ट के अंदर ये सारे के सारे लोग जो है वो शामिल होते हैं। और उनको जैसे क्योंकि उनकी विशेष एक स्थिति है, एक परिस्थिति है, एक जिम्मेदारी है, उसके तहत उनका जो ट्रायल होता है या कोई इंक्वायरी होती है या उनका उनका रेगुलेशन जो होता है, वो एक्ट के थ्रू होता है। सामान्य नागरिक कानून जो सिविल सीपीसी सिविल संहिता के तहत होते हैं, इसी प्रकार से ये कानून होता है जिसके अंदर उन सारे व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो कहीं ना कहीं सेना से किसी ना किसी रूप में जुड़े होते हैं, या सरकार किसी विशेष मान लीजिए कोई नियम बना के या मान लीजिए कोई ऑर्डिनेंस पास करके किसी व्यक्ति विशेष को या किसी समूह को अगर उनको सामान्य सेना में शामिल करते तो सभी लोग उस कानून से बंधे होते हैं और सारे के सारे लोगों की जो रेगुलेशन है इस कानून के द्वारा किया जाता है। ठीक है सर। अब ये हम जानना चाहेंगे कि जो सैन्य कर्मी होते हैं इनके हकों में क्या क्या आता है इस एक्ट के अंतर्गत। तब इसमें आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। जैसे जी, जैसे सबसे पहले मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया कि दोनों ये फर्क को हमें समझना है कि एक सामान्य नागरिक जो कार्य करता है, एक सामान्य नागरिक जो व्यवस्था है वो कैसी है और सैन्य व्यवस्था कैसी है। क्योंकि हम सब जानते हैं जो सैन्य व्यवस्था होती है वो सामान्य नागरिक जो कानूनी व्यवस्था या उनके जीवन शैली से डिफरेंट होती है, अलग होती है। जी उसके अंदर हम देखते हैं जिसको जैसे कई बार हम बॉर्डर एरिया बोलते हैं, ऐसा एरिया बोलते हैं जिस एरिया के अंदर सामान्य कानून लागू नहीं होते,
तो ऐसी स्थिति में एक विशेष कानून की व्यवस्था की जाती है। जहाँ विशेष कानून होता है तो निश्चित रूप से उनके कुछ विशेष अधिकार होते हैं और कुछ विशेष दायित्व होते हैं। जी। जैसे विशेष अधिकारों में अगर एग्जाम्पल के तौर पे माने कि मान लीजिए कोई भी अगर सिविल नागरिक है और वो किसी का अगर मान लीजिए अपन लोन नहीं देता, कर्ज नहीं देता, तो सिविल कोर्ट सिविल इम्प्रिजनमेंट का एक आदेश जारी कर सकते हैं और उस व्यक्ति को सिविल इम्प्रिजनमेंट में जाना पड़ सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति का सैन्य कर्मी है और सेना में कार्यरत है, तो किसी भी स्थिति में सिविल कोर्ट, मैंने आपको विशेष तौर पर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई सैन्य अधिकारी अगर मान लीजिए किसका मर्डर कर देता है या कोई ऐसा कार्य कर देता है जो अपने आप में एक पेनल लॉ है, पेनल ऑफेंस है, जी। लेकिन सिविल कोर्ट के अंदर उसको, उस व्यक्ति को उस लोन की रिकवरी के लिए, जैसे अगर कोई व्यक्ति लोन नहीं देता है तो सिविल कोर्ट सिविल इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर कर सकता है। लेकिन विशेष तौर पे जो सैन्य अधिकारी होते हैं उनको विशेष राहत होती है कि ऐसे कुछ नियम है जो सिविल कोर्ट को उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये सामान्य तौर पे जिसको हम बोलते हैं एक परमिशन होती है कि अगर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो सीधा पुलिस जो है उसको जाके गिरफ्तार कर सकती है। जी। लेकिन सिविल अधिकारी जो सैन्य अधिकारी होते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि उनकी विशेष परिस्थिति विशेष स्थिति होती है, जी। तो उनके लिए एक व्यवस्था होती है कि जो उनके उच्च अधिकारी होते हैं पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ती है जी। और परमिशन लेने के बाद ही, यानी कि वहां से रिकमेंडेशन होने के बाद ही आप उस व्यक्ति से पूछताछ कर सकते हैं। या अगर सैन्य अधिकारी को लगता है कि वो अपराध या कोई कार्य ऐसा है जो उनके अपने नियम या उनका जो सशस्त्र जो कानून है उसके तहत ही चलाया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो भी चला सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि उनकी स्थिति एक विशेष है, दायित्व विशेष है, तो उनका जो एक शक्तियां हैं वो भी उनको एक कहीं ना कहीं प्रिविलेज देती है, कुछ विशेषाधिकार देती है जो सामान्य नागरिकों से अलग होते हैं, जिससे कि उन स्थितियों के हिसाब से ध्यान में रखते हुए उनको जो भी कार्य प्रणाली है या जो भी जो न्यायपालिका है उनके सामने उसी अधिकार के साथ उनको लाया जा सकता है। और अगर वो विशेष मांग वो करते हैं कि भाई ये, क्योंकि जो हमारा सैन्य व्यवस्था है उसके अंदर भी एक इनबिल्ट एक अपने आप प्रशासन व्यवस्था भी है, जी। एक अपने आप कानूनी व्यवस्था भी है। जी। यानी उनके मामलों पे चलाने के लिए अपनी कोर्ट ऑफ लॉ भी है, जी। एक कोडिफाइड लॉ भी है, एक प्रोसीजर भी है। जी। हालांकि सामान्य तौर पर प्रोसीजर मोरल सेम ही होता है, जी। लेकिन फिर भी एक अपना प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के तहत ही उनको ट्रायल किया जा सकता है, उनका जो इंक्वायरी की जा सकती है और उसके हिसाब से, उसी हिसाब से जो है उनको अगर सजा बनती है तो सजा भी दी जा सकती है। उनका प्रशासनिक तौर पर उनकी पदोन्नति भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, तो ये सारी की एक अपने आप में एक समानांतर व्यवस्था है जो कोडिफाइड लॉ के तहत उनको विशेष अधिकार देती है और उसके तहत ही वो उन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो जो सैन्य कर्मी होते हैं उनको कुछ खास अधिकार दिए जाते हैं जो कि नॉर्मल सिविलियंस के पास में नहीं होते और जी उनका जी, क्योंकि उनकी उनके जो उनकी लॉस स्थिति भी सब होते हैं अलग उनकी होते हैं। स्थिति जो है वो अपने आप में अलग होती है। जी। जी। ठीक है सर, तो इस एक्ट के तहत सैन्य कर्मियों को अगर बुनियादी हकों की बात की जाए तो उनमें बंदिशें कैसे और कब लगाई जा सकती हैं? देखिए, अगर बुनियादी हक की बात करते हैं, बुनियादी हक दो तरीके से हम इस सवाल का जवाब है। एक जी। बुनियादी हक सैन्य कर्मी जब वो एक ऑफिसर रैंक में होता है और वो किसी स्थान विशेष के ऊपर वो डिप्यूट किया जाता है, जी। तो ऐसी स्थिति में उसके पास कुछ ऐसे अधिकार होते हैं कि सामान्य जो नागरिक है उनके बुनियादी हक को भी वो संकुचित से सीमित कर सकता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कश्मीर का एरिया है, जी। अगर कश्मीर के एरिया में कहीं पर सैन्य या मान लीजिए कोई मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, तो जी। ऐसी स्थिति में जो सामान्य अधिकार होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जी। उन फंडामेंटल राइट्स को भी वो उस समय कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों के आने जाने को रोक सकते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे काफी लंबे समय के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल। तो वो भी सैन्य अधिकार जो होते हैं उनके अंदर होता है कि वो किसी भी स्थान विशेष को अशांत क्षेत्र घोषित करके उसके अंदर, क्योंकि उसकी भी एक मतलब एक परमिशन लेनी पड़ती है, उसको पूरी प्रशासनिक व्यवस्था होती है। अगर उस स्थान को वो अशांत घोषित कर देती है तो ऐसी स्थिति में जो सामान्य अधिकार होते हैं, वहां के लोगों के सामान्य अधिकार और इवन उनके अपने जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अधिकारियों को भी अगर वो देखा जाए तो वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं जी। कुछ समय के लिए, एक लंबे समय के लिए। अगर ज्यादा लंबे समय के लिए भी लगातार परमिशन लेनी पड़ती है तो, लेकिन ऐसे उनको अधिकार होते हैं
कि सामान्य बंदिशें लगाकर जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को, क्योंकि वो उस समय की आवश्यकता है, उसको देखते हुए फंडामेंटल राइट्स को भी एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया वो जी। संकुचित कर सकते हैं। और फिर उसके बाद लगातार वो जो स्थिति होती है उसका पूर्वांकन, उसका रिव्यू होता है। रिव्यू होने के बाद दोबारा से अगर वो चाहते, अगर उनको लगता है कि इस स्थिति को दोबारा कंटिन्यू किया जाए तो समय विशेष के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर उनको लगता है उनको ढील दी जाए तो वो ढील दे सकते हैं। तो यानी बंदिशें कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और लगातार भी बनी रह सकती है। ठीक है सर, अभी आपने कहा कि जैसे इनका कोर्ट ऑफ लॉ भी होता है, इनके रूल्स रेगुलेशंस अलग से चलते हैं, तो ऐसे में इस एक्ट के तहत अगर कोई सैन्य कर्मी अधिकारी को छोड़कर, मतलब एक्सेप्ट द अधिकारी, अगर अपने वरिष्ठ अधिकारी पर गलत व्यवहार का आरोप लगाता है तो किस तरह से कार्रवाई होती है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई सैन्य जो हमारा नियम है, अधिनियम है, इसके तहत एक अपनी अपनी जैसे क्राइम अगर ऑफेंस करते हैं उस ऑफेंस का ट्रायल करने की व्यवस्था है, ऐसी एक प्रशासनिक व्यवस्था भी है। जी। हर व्यक्ति को भी यह अधिकार है कि वो इवन अपने प्रमोशन के लिए या अपने जो और अधिकार है, जैसे एक सामान्य नागरिक करता है, ऐसे वो अपने अधिकारों के लिए भी किसी पिटीशन को फाइल कर सकता है। उनका कोर्ट ऑफ लॉ है, वहां पर आप जो जैसे मान लीजिए जो जोन से संबंधित होते हैं वो ब्रिगेडियर के पास जाके, ब्रिगेडियर कोर्ट के अंदर जो वो होता है, ऑफिस होता है, वहां पे अपने पिटीशन को दाखिल कर सकते हैं। जैसे सामान्य रूप से हम यहाँ पे हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं अपने, और या कोई उनसे उस व्यक्ति से बड़ा कोई अधिकारी, जैसे मान लीजिए कोई कैप्टन है या कोई मेजर है, वो अधिकारी किसी सामान्य व्यक्ति को नागरिक को परेशान कर रहा है, या उसको मान लीजिए उसका व्यवहार ऐसा है जो एक जो एज पर लॉ नहीं होना चाहिए, तो उसको भी अधिकार है कि उस जो अधिकारी है, जो उससे बड़ा अधिकारी है, उसकी जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट को अपने ब्रिगेडियर के पास कर सकते हैं। वहां पर वो जो मैटर है वो बिल्कुल एक उसकी एक कोर्ट की तरह चलता है। वहां पे आप शिकायत दाखिल कर सकते हैं। शिकायत दाखिल करने के बाद इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के अंदर जैसे यहाँ पे इंक्वायरी में जो एविडेंसेस है, एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है, पेश जी। किया जाता है, उन पर बहस की जाती है, वैसे उनको पेश किया जा सकता है। और फिर वो सामान्य अधिकारी जो न्यायिक अधिकारी के रूप में जो व्यक्ति बैठा होता है वो उसका निर्णय करता है, और उस निर्णय की फिर जो है अपील आप जनरल के पास कर भी सकते हैं। तो वो जो एक निर्णय तरीका है वो एक सामान्य जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मोरलेस व्यवस्था है, लेकिन दोनों व्यवस्था बड़ी समानांतर चलती है। बिल्कुल। यानी कि वो हमारे जो सामान्य नागरिक है वो जो सामान्य सिविल कोर्ट होते हैं वहां पे जा सकते हैं। ऐसे ही उनके पास भी जो उनके उच्च अधिकारी होते हैं वो उच्च अधिकारी होने के साथ साथ एक न्यायिक अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। तो जी। न्यायिक मामलों के अंदर भी वो उनके पास वो याचिका दाखिल कर सकते हैं, उसकी अपील कर सकते हैं, और वो भी उसका ऐसे ही निपटारा करते हैं जैसे एक न्यायिक अधिकारी करता है। जी, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे लीगल एक्सपर्ट अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी, और हम बात कर रहे हैं आर्मी एक्ट के बारे में, यानी सैन्य कर्मियों से जुड़े हुए कानूनों के बारे में। सर, हम बात कर रहे थे एक्ट के बारे में, तो एक्ट के तहत अगर कोई सैन्य कर्मी अपने वरिष्ठ अधिकारी पर गलत आरोप लगाता है, इसकी हम बात कर रहे थे, तो ऐसे में जो कोर्ट होता है वो किस तरह से उसको ट्रीट करता है, यानी कि क्या सैनिकों के लिए क्या कुछ खास प्रावधान रखे गए हैं? नहीं, जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी व्यक्ति, कोई सैन्य कर्मी जो है अपने अपने से उच्च अधिकारी के खिलाफ अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत करता है कि उसको जो एज पर लॉ रूल्स है या नियम है उनके नियमों के विपरीत उसको परेशान किया जा रहा है या उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसको अधिकार होता है कि वो उस अधिकारी के खिलाफ जो है वो जो ब्रिगेडियर है उनके जो प्रशासनिक अधिकारी उनके पास वो शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत को ऐसे निपटारा ऐसे होता है जैसे प्रशासनिक कानून में सिविल कोर्ट के अंदर है। जी। लेकिन अगर मान लीजिए वो सैन्य अधिकारी को ये लगता है कि नहीं, उस व्यक्ति के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई न्यायोचित है और उस व्यक्ति ने बिल्कुल कदाचार किया है या कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया है जिसके खिलाफ उसके उच्च अधिकारी ने कोई निर्णय लिया है, तो ऐसी स्थिति में वो उस निर्णय को जारी रख सकता है। उसके खिलाफ जो लिए गए जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है उसको जारी रख सकता है। और इवन अगर वो ग्रेव एक पोजीशन होती है, ऐसी पोजीशन होती है जैसे उसने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो सैन्य जो नियम के अधिनियम के अंदर अपने आप में बहुत बड़ा अपराध होता है, तो ऐसी स्थिति तक उसको मतलब इवन उसकी जॉब मतलब जो उसकी जॉब है उस जॉब को भी उसको हटाए, बर्खास्त किया जा सकता है, इवन डिसमिस किया जा सकता है। तो वो जी। डिसमिस भी वो व्यक्ति हो सकता है अगर, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जैसे प्रशासनिक हमारे यहाँ पे कैट होता है
जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, ऐसे वहाँ पे भी एक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल होता है, वहाँ पे सारी कार्रवाई होती है। एक सैन्य अधिकारी को पूरा अधिकार होता है कि अपनी बात को रख सकता है। रखने के बाद अगर न्यायिक व्यवस्था के रूप में जो सैनिक अधिकारी है वो वहाँ बैठा है, उसको लगता है कि उस व्यक्ति ने कदाचार किया है, कोई मिसकंडक्ट किया है, तो ऐसी स्थिति में अधिकांश मतलब अधिकतम रूप में उसकी जो सर्विसेज है उसको भी डिसमिस किया जा सकता है। ठीक है सर। और अगर हम बात करें कि जैसे अभी आपने बात किया कि अगर कोई सीरियस ऑफेंस होता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, तो ऐसे में अगर हम बात करें एक नॉर्मल सैनिक की, अगर उससे मान लीजिए कि कोई संगीन अपराध हो गया, अपराधों की श्रेणी में आ गया, संगीन अपराध की श्रेणी में, तो उसमें आखिर किस तरह की सजा का प्रावधान होता है इस एक्ट में? देखिए, अगर कोई जैसे हमारा जो पेनल लॉ है जिसके अंदर सभी लोग, जैसे मान लीजिए मर्डर की हम बात करते हैं, जब जी। मर्डर हो जाता है और एक जब मान लीजिए अपर युद्ध की स्थिति नहीं चलती, जब युद्ध की स्थिति चल रही होती है तो सारे अधिकार जो सैनिक अधिकारी के पास होते हैं, और ऐसी स्थिति में वो जो कोर्ट मार्शल है और ये सारी जो कार्रवाई है वो करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसने अपने सामान्य जीवन के अंदर किसी का मर्डर किया है या कोई 420 की है, तो ऐसी स्थिति में परमिशन लेके जो कंसर्न पुलिस स्टेशन भी उनके पर कार्रवाई कर सकती है। और अगर मान लीजिए सेना को लगता है कि कोई व्यक्ति जिसने जो ऐसा कृत्य किया है, ऐसा एक्ट किया है जो अपने आप में सेना की छवि को धूमिल करता है और सेना के प्रावधानों के अंदर भी वो अपने आप में अपराध बनता है, तो वहां पर भी अधिकतर रूप से कोर्ट मार्शल की जो प्रोविजंस है वो जारी हो सकते हैं। कोर्ट मार्शल करके कोर्ट मार्शल का अंतिम रूप से उनकी जो पद है उसको समाप्त किया जा सकता है, और वो जो पद समाप्त होता है तो अंत तक होता है, ना उसमें कोई आपको पेंशन मिल सकती है, ना ग्रेजुएटी, ना कोई भी किसी तरह का अधिकार, वो सारे अधिकार खत्म करके समाप्त करके और आपको जॉब से निकाला जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपने अपराध किया है तो पैनल जो लॉ है वो अपनी कार्रवाई जो है अलग से, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे सैन्य अधिकारी हो, अगर उसने किसी नागरिक का भी मान लीजिए मर्डर कर दिया है, जी। तो फिर जो सामान्य रूप से जो कानून है वो भी अपनी अलग से कार्रवाई कर सकता है। ठीक है। प्रशासनिक कार्रवाई कोर्ट ऑफ जो उनका प्रोविजन है उसके अंदर हो सकती है, और पैनल कार्रवाई जो होती है वो हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा भी की जा सकती है। ठीक है सर। अभी बात की आपने कोर्ट मार्शल की, तो कोर्ट मार्शल जो होता है सैन्य कर्मियों को आखिर कब इसका सामना करना पड़ता है? किन तरह की परिस्थितियां या किस तरह के अपराध होते हैं जिनमें कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है? कोर्ट मार्शल अपने आप में जो आपराधिक जो व्यवस्था है, ये अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर एक व्यक्ति को ऐसा साबित किया जाता है कि वो व्यक्ति उस सेना का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं है। यानी जी। कोर्ट मार्शल का मतलब उसको कैसे धक्के देके जो है सेना से निकाला जाता है। जैसे जी। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है, कोई व्यक्ति जिसको कोई किसी खास पोस्ट पे जगह पर डिप्यूट किया गया है हम्म। कि वहां पर उसकी रक्षा करनी है, और जब तक कि कोई दूसरी उसके पास चार्ज नहीं आ जाता तो उसको उस पोस्ट को नहीं छोड़ना है। हम्म। या मान लीजिए जो उसके अपने हथियार है, जो उसके अपना गोला बारूद, जो भी चीज उसको दी गई है, जो उसका इंचार्ज बनाया गया है, उसको सामान्य रूप से, और जो दुश्मन हो, एनिमी है, उसको नहीं सौंपना। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जो सेना की छवि को धूमिल करता हो, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जो अपना में गद्दार की श्रेणी में आता हो। जी। अगर ऐसा कोई भी कार्य जो है कोई सैन्य कर्मचारी द्वारा सामने लाया जाता है, तो उस व्यक्ति का जो है कोर्ट मार्शल किया जाता है। वो अपने आप में, जैसे मैंने आपको बताया, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, पूरी न्यायिक व्यवस्था चलती है। उस अधिकारी को भी अधिकार होता है जो अपना डिफेंस कर सकता है, बचाव कर सकता है, और उसके बाद अगर ये साबित होता है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है तो कोर्ट मार्शल करके और उस व्यक्ति को सेना से निकाल दिया जाए। ठीक है सर। एक और खास पॉइंट निकल के आता है इस एक्ट में जिसको बोलते हैं म्यूटनी, तो म्यूटनी भी इस एक्ट में रखा गया है, तो इसके तहत आखिर म्यूटनी या बगावत की क्या सजा रखी गई है? देखिए, म्यूटनी जो शब्द की हम बात करते हैं इसको हम बगावत बोलते हैं। जी। सामान्य तौर पर सैन्य कर्मचारी जो है, उन सैन्य कर्मचारी सैनिक का होने का अर्थ ही ये है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र को एकजुट करने के लिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, कोई भी स्थिति हो, वो राष्ट्र की सुरक्षा और उसको कभी भी खिलवाड़ नहीं करता और वो उसको हमेशा बनाए रखते हैं। जी। लेकिन जैसे आपने कई बार सुना, एक कहावत है, अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर क्या होगा। बिल्कुल। अगर मान लो सैनिक कर्मचारी जिसका खुद का काम ये है, किसी भी तरह की अगर बगावत होती है या किसी भी तरह राष्ट्र में संकट आता है, वो बचाव करे, और ऐसी स्थिति में जो बचाव करने वाला है वो खुद बगावत में उतर आए, तो जी। ऐसी स्थिति में जो स्थिति होती है वो बहुत गंभीर हो जाती है, और उस अपराध को सैनिक जो अपराध है उनमें सबसे गंभीरतम माना गया है। और ऐसी स्थिति में
जो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड तक की सजा जो है वो सेना के द्वारा दी जा सकती है। अच्छा। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब कानून बगावत करता है तो न केवल सेना से बगावत करता है बल्कि पूरे राष्ट्र से बगावत करता है और सबकी जो जान होती है उसको स्टेक पे लगा देता है। तो ऐसी स्थिति जब भी देश में कभी आई है या किसी व्यक्ति ने ऐसा करने की कोशिश की है तो सैनिक अधिकारी सैन्य जो नियम के तहत उसके प्रति, जैसे मैंने आपको बताया, अधिकतम जो सजा है मृत्यु दंड तक दी जा सकती है। मतलब हाइनियस क्राइम के श्रेणी तक उसको ले जाया जा सकता है उस केस में। ठीक है सर। तो इस एक्ट में अगर हम बात करें एंड ऑफ सर्विस की या सर्विस खत्म करने के भी कुछ प्रावधान रखे गए होंगे, तो सैन्य कर्मियों के लिए क्या प्रावधान है सर्विस खत्म करने के? देखिए, सामान्यतः तो क्योंकि ये अपने आप में एक सैन्य व्यवस्था जो है तो सबसे बड़ा जो गुण, जो सबसे बड़ा जिसको गुण बोलते हैं वो होता है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन। जब भी कोई सैन्य जो कर्मचारी है वो डिसिप्लिन को तोड़ता है या अनुशासन को तोड़ता है या अपने उच्च अधिकारी के जो जायज आदेश, जो प्रशासनिक आदेश या जो भी आदेश को दिए गए हैं उन आदेशों को मानने से इनकार करता है तो अपने आप में गंभीर स्थिति होती है। अगर इस बात को मानते हैं सिविल कोर्ट में, सिविल जीवन में मानते तो अलग स्थिति है, वही सैन्य जीवन मानते हैं तो वो उसकी गंभीर स्थिति मानी जाती है। तो सामान्य तौर पे जो आदेश दिए जाते हैं सैन्य कर्मचारी को उसको कंपलसरी, जो अपने बड़े अधिकारी का आदेश जो है उसको कंपलसरी हर स्थिति में जो है मानने होते हैं। अगर वो नहीं मानता तो ऐसी स्थिति में उसकी जो सजा है सजा के रूप में उसकी जो सर्विस है उसको खत्म किया जा सकता है, उसका डिमोशन किया जा सकता है, उसको बहुत दिनों तक जो एक ही जो पोस्ट है उस पर रिटेन किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रशासनिक जो उपनियम है जिनके तहत उसको सजा दी जा सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए और हमारे लिए अपना टाइम निकालने के लिए। हमारे साथ आज जुड़े थे लीगल एक्सपर्ट अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी और आज हम बात कर रहे थे सैन्य कर्मियों से जुड़े कानूनों के बारे में, आर्मी एक्ट के बारे में। आप भी चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं। आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।